चैप्टर हमारा 15 है बेटा, पृथ्वी की संरचना। उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। देखो क्या होता है, पृथ्वी पर 70% क्या है, जल है, यानी जलमंडल है, ठीक है। फिर 30% जो है वो क्या है, स्थल है, जिसमें मैदान, पहाड़, पठार, घाटियां सभी कुछ आ जाते हैं, है ना। अब ये माना जाता है कि अभी जहाँ हिमालय है ना, जहाँ हमारा हिमालय है वहां पर, कहाँ है हिमालय, ये पृथ्वी का हमारा जो भारत का नक्शा है उसमें यहाँ ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर में, तो ये जो हिमालय है वहां पर पहले क्या था, पैथिस नामक एक सागर था। क्या था, पैथिस नामक एक सागर था। आ रही बात समझ में। तो ये जो संरचना है पृथ्वी की वो चेंज होती रहती है, मतलब कहीं समुद्र था तो वहां रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान है तो वहां पहाड़ हो गया, है ना। तो इस तरह से निरंतर क्या होती है, पृथ्वी की जो संरचना है वो क्या होती रहती है बेटा, परिवर्तित होती रहती है ना। तो जो शक्तियां काम करती है पृथ्वी के धरातल को चेंज करने के लिए, यानी मैदान की जगह पहाड़, पहाड़ की जगह पठार, पठार की जगह घाटियां, इस तरह से संरचना क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो वे शक्तियां जो क्या करती रहती है, पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलते रहने के लिए तत्पर होती है। मतलब शक्तियां जो पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती है ना, वो शक्तियां हमारी क्या खिलाती है, विवर्तनिक शक्तियां। अब विवर्तनिक शक्तियां हैं दो प्रकार की। एक तो जो शक्तियां हैं विवर्तनिक शक्तियां, यानी वे शक्तियां जो पृथ्वी के धरातल को क्या करती रहती है, निरंतर चेंज करती रहती है, विवर्तनिक शक्तियां कहलाती है। दो तरह की है, पहले है आंतरिक विवर्तनिक शक्ति और दूसरी होती है बाह्य विवर्तनिक शक्ति, है ना। आंतरिक विवर्तनिक शक्ति के अंदर ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, सृजनात्मक, विनाशात्मक जो बल होते हैं वो आते हैं। और बाह्य के अंदर क्या आती है, अपक्षयण की शक्तियां, अपरदन की शक्तियां, चक्रवात, बहते पानी की शक्तियां, है ना, और समुद्री धाराओं की शक्तियां ये आती है। तो आंतरिक शक्तियां वे शक्तियां हैं जो क्या करती है, पृथ्वी के कहाँ उत्पन्न होगी, आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर, यानी वे शक्तियां जो पृथ्वी के कहाँ, धरातल के, या हम बोले कि सतह के अंदर रहकर क्या करती है, कार्य करती है। क्या कार्य, पृथ्वी की जो सतह है उसको परिवर्तित करेगी। बेटा बार बार थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए, है ना, कनेक्टिविटी जो आईडी है उसकी कनेक्टिविटी जो है कट हो रही है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो आंतरिक जो होती है शक्ति, वे शक्तियां होती है जो पृथ्वी के धरातल, यानी जो पृथ्वी की सतह है उसके अंदर रहकर कार्य करती है और पृथ्वी की संरचना को परिवर्तित करती है। जैसे ज्वालामुखी, भूकंप अंदर आता है पृथ्वी के, लेकिन भूकंप आने से ऊपर की सतह चेंज हो जाती है ना। तो ये चीजें हैं। फिर बाहर विवर्तनिक शक्तियां वे विवर्तनिक शक्तियां होती है जो पृथ्वी के बाहर रहकर काम करती है ना। जैसे अपक्षयण की शक्ति में क्या होता है, चट्टानें टूटती है और मिट्टी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो वन बाय वन हम इसे पढ़ेंगे। तो देखो आपके जो बुक है उसका मैटर हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ पर आपकी बुक का जो टॉपिक है देखो, पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र है। हम पृथ्वी की सतह पर क्या करते हैं, रहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 30% भाग जल से ढका, 70% भाग जल से ढका है और 30% जो है वो स्थलीय भाग है, जिसपे मैदान, पहाड़, पठार, घाटियां आदि पाई जाती है। ठीक है, ये है, ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि हिमालय जैसा विशाल पर्वत है, वहां किसी समय टेथिस नामक एक क्या था, समुद्र था। तो आपको एक नंबर में पूछ सकता है कि कौन सा समुद्र था हिमालय की जगह। कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती है। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है, तो वे शक्तियां जो पृथ्वी के धरातल को क्या करती है, पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती है, विवर्तनिक शक्तियां होती है। विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आ रही बात समझ में, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना इसको, डेफिनेशन को। ठीक है, अब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है, बाहर से दिखाई नहीं देती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप से चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने व पृथ्वी के भीतर उपस्थित गर्म तल पदार्थ यानी मैग्मा के स्थानांतरण आदि के कारण होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि
आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है, तो डेफिनेशन ये बनती है कि पृथ्वी के वे शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है, बाहर से दिखाई नहीं देती, वो क्या कहलाती है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहलाती है। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये शक्तियां कैसे बनती हैं, तो इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप से, चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से, यानी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं वो पिघल रही है, क्योंकि ताप कैसा है, अंदर बहुत अधिक गर्मी है, तो ये चट्टाने पिघलती है तो लावा बनता है, उसे क्या कहा जा रहा है, मैग्मा। ठीक है, तो ये मैग्मा निरंतर क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता है ना, उसकी वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है, गर्म तरल मैग्मा के स्थानांतर, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति होती है। जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के लंबवत कार्य करती है तो भूमि की सतह के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और तो कुछ नीचे दब जाते हैं। इस सतह पर महाद्वीप, द्वीप, पठार, मैदान, समुद्र आदि का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्षितिज दिशा में, देखो अगर ये शक्तियां जो है अंदर वाली, वो क्या करती है, भूमि की सतह के कुछ भाग यानी भूगर्भ के लंबवत कार्य करती है। शक्तियां अगर ऐसे काम करती है, कैसे, ऐसे, लंबवत होने का मतलब ऐसे काम करती है ना, यूं, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके लंबवत होने का मतलब ऐसे काम कर रही है ना, तो लंबवत कार्य करते हैं तो पृथ्वी के कुछ सतह ऊपर उठ जाती है, ये ऐसे फोर्स लगेगा तो सतह क्या होगी, ऊपर उठेगी। और अगर ये जैसे ये वाला हिस्सा फोर्स लगने से ऊपर उठ गया तो ये हिस्सा ऑटोमेटिकली कैसा लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, तो इस तरह से लंबवत जब कार्य करती है तो भूमि की सतह का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे दब जाता है। इस कारण क्षैतिज गति करने के कारण से क्या बनते हैं, महाद्वीप, द्वीप, पठार आदि बनते हैं। ठीक है, समुद्र में बनने वाली अवसादी चट्टानें उठकर महाद्वीपों के भीतर भागों में पहुंच जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां अगर पृथ्वी के लंबवत कार्य करती है तो क्या होता है, कुछ हिस्सा नीचे दब जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है, महाद्वीप, द्वीप और पठार, मैदान आदि का निर्माण होता है। और जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्षैतिज गति करती है, क्षैतिज गति करने का मतलब ऐसे, ठीक है, यूं ट्रांसफर होती है इस तरीके से, यानी पृथ्वी का धरातल है और इसकी दिशा यूं से यूं हो, है ना, तो क्षैतिज गतिज करती है तो तरंगे उत्पन्न होती है। इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल हो जाती है, धरातल पर वलन भ्रष्ट चटकन पैदा हो जाती है और घाटी और पर्वत बन जाते हैं। तो ये दोनों देख लेना कि दिशा, विवर्तनिक शक्तियों की दिशा कैसी होती है, तो क्या उत्पन्न होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद है आंतरिक विवर्तनिक शक्ति में पहला एग्जाम्पल ज्वालामुखी। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में ज्वालामुखी सबसे प्रमुख विचित्र घटना होती है। इसमें पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती हिलने लगती है तथा भूपटल को फाड़कर धुआं वाष्प क्या होता है, देखो ये जैसे पहाड़ी है ना, अब इसके नीचे यहाँ पर सब क्या है, लावा यानी पिघली हुई चट्टाने क्या है, भरी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पृथ्वी के अंदर कोई हलचल हो रही है, मतलब ये पृथ्वी का अंदर वाला हिस्सा है, ये पहाड़ी ऊपर है ना, तो पृथ्वी के अंदर कोई हलचल हो जाती है, उसकी वजह से ये जो लावा है ये धरती को फाड़ कर क्या हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है ना, ये लावा क्या होता है, धरती को फाड़ के बाहर की ओर क्या कर लेता है, निकल जाता है। ठीक है, इसके साथ क्या निकलती है, धुआं निकलता है, राख, वाष्प, गैस आदि भी क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, और अपरिपक्व जो चट्टानें होती है वो लावा के रूप में बाहर निकलती है, बहने लगती है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो लावा है ये पिघल कर और ये जमीन को फाड़ कर क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है बेटा, इस तरीके से, है ना, तो धुआं वगैरह भी निकलता है, राख निकलती है, इससे भयानक विनाश का दृश्य उपस्थित हो। क्यों, क्योंकि नीचे का जो लावा है वो सारा कैसा है, गर्म, ये पिघल पिघल के आएगा तो यहाँ के समस्त जीव जंतु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, तो जनमाल को बड़ी हानि भी होती है। पृथ्वी की सतह पर बने मुख से ज्वालाएं निकलने के कारण इसका हिंदी नाम ज्वालामुखी पड़ा है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, वॉल्केनो कहते हैं। इस द्वीप पर उपस्थित पुराने ज्वालामुखी को रोमवासी क्या कहते थे, पातालपुरी का मार्ग बताते, मतलब ये जो रास्ता है वो पाताल में जाता है, ये मानते थे रोम के लोग पहले। ज्वालामुखी का संबंध भूगर्भ से होता है, दाब के कारण लावा नली के रूप में सतह की ओर उठता
उठता जाता है, मतलब नीचे से क्या लगता है, दाब लगता है, तो ये जो खड्डा बन गया है इससे निरंतर लावा क्या होता रहता है, ऐसे बाहर निकलता रहता है और फिर बाहर निकलकर फैलने लगता है। कुछ ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय रहते हैं और कुछ रुक रुक कर सक्रिय होते रहते हैं, मतलब कुछ में से तो लावा निरंतर निकलता ही रहता है और कुछ में क्या होता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है फिर अपने आप निकलना चाहता है। कई बार सक्रिय रह सदा के लिए बंद हो जाते हैं और कई बार सक्रिय रह के जब पूरा लावा खत्म हो जाता है यहाँ का, तो ये ऑटोमेटिकली लावा निकालना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ज्वालामुखी संसार के हर भाग में पाए जाते हैं मगर सामान्यतः नियमबद्ध मेखलाओं पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर के द्वीप, ठीक है, यहाँ पर अधिकतर ज्वाला निकलता मतलब ज्वालामुखी फटती है। उनके चारों ओर तटीय भागों में ज्वालामुखी अधिक पाए जाते हैं, है ना। जो प्रशांत महासागर है उसके पास जो तटीय एरिया है ना, वहां पर ज्वालामुखी ज्यादा निकलते हैं। ज्वालामुखी से हानि के साथ साथ कई लाभ होते हैं। देखो ये लावा निकलेगा तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं वो मर जाएंगे, तो हानि तो हो रही है, लेकिन फायदे आपको पूछे जा सकते हैं कि हानि के साथ साथ क्या क्या लाभ हैं। तो इसके द्वारा बनी मिट्टी उपजाऊ है, इससे कई उपयोगी रासायनिक पदार्थ जैसे कि गंधक यानी सल्फर, बोरिक अम्ल आदि कीमती धातुएं जो है लावे के साथ क्या होती है, बाहर आती है। और गर्म पानी के झरने भी इसी के कारण क्या होते हैं, बनते हैं। तो ज्वालामुखी से जो राख निकलती है उसको, उससे अगर खेती की जाए तो उपज अधिक होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर कई जो उपयोगी जो धातुएं हैं वो निकलती है, इसके अलावा सल्फर निकलता है, बोरिक अम्ल जो है वो निकलता है। इसीलिए ज्वालामुखी जो है वो हानिकारक नहीं है, फायदेमंद भी है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर देखो आपको मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार ज्वालामुखी का कि क्या होता है। ज्वालामुखी एक आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है जिसके अंदर ये जो है धरातल है, इसके अंदर लावा भरा हुआ है। ये लावा जो है अंदर से दाब लगता है, दबाव लगता है, उसकी वजह से फटकर क्या होता है, बाहर आ जाता है और इस मुख जो होता है उससे लावा जो है निरंतर क्या होता रहता है, बाहर आता रहता है। इसके साथ धूल और धुआं ये भी आती है, राख भी आती है। समझ में आ गया। अब ये क्योंकि गर्म जो है लावा एक्चुअली होता है क्या, पिघली हुई चट्टानें होती है ना, लावे का मतलब क्या है, पिघली हुई चट्टान। अब ये इधर उधर फैलता है तो क्या होती है, इससे जनमाल की क्या होती है, हानि होती है। पर इसके फायदे भी हैं कि इससे जो राख निकलती है वो खेती के लिए उपयोगी होती है। दूसरा इसमें गंधक यानी सल्फर, बोरिक एसिड और कुछ जो है बोरिक एसिड यानी बोरिक अम्ल और कुछ उपयोगी धातुएं जो है वो भी निकलती है। प्लस गर्म जो झरने होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, ज्वालामुखी की वजह से जो है बहते हैं, ठीक है। तो ये पहली हमारी विवर्तनिक शक्ति होगी। फिर उसके बाद दूसरी विवर्तनिक शक्ति हमारी जो है वो कौन सी है, भूकंप है। तो देखो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का एक प्रभाव भूकंप है। भूकंप शब्द का अर्थ भू सतह के कंपन से है, यानी जो धरती की सतह होती है उसके अंदर कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है, ठीक है। कंपन होने का कारण भूगर्भ में होने वाली कोई हलचल है, मतलब अंदर की तरफ धरती के अंदर कोई हलचल होती है उसकी वजह से ये कंपन यानी वाइब्रेशन होते हैं। जहां की हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं उस कंपन केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। यानी सपोज करो ये कंपन जो है, ये जो तरंगे हैं वो उत्पन्न हो रही है वो इस सेंटर से हो रही है अंदर की तरफ। तो जहां से ये उत्पन्न होती है ना तरंगे, उसे क्या कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है। गहराई में चली तरंगे जब भूमि की सतह पर पहुंचती है तो सतह कभी कभी आगे पीछे तो कभी ऊपर नीचे होती है। भूकंप का महत्व उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। भूकंप की तीव्रता कभी भी इतनी कम होती है कि भूकंप आने का हमें पता ही नहीं चलता। किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता भूगर्भ हलचल की तीव्रता व कंपन केंद्र की दूरी पर निर्भर करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि भूकंप कितना तेज होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अंदर हलचल कैसी हुई है, हलचल तेज हुई है कि धीमी। अगर धीमी हलचल हुई है तब तो भूकंप ज्यादा तेज नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मान लो जैसे ये धरातल है, यहाँ केंद्र से जो है कंपन पैदा हो रहे हैं, वाइब्रेशन पैदा हो रहे हैं, तो ये जो एपिसेंटर है ये ज्यादा दूर है तो ये भूकंप ज्यादा विनाशक नहीं होगा, है ना। तो कंपन केंद्र से दूरी और भूगर्भ की हलचल की तीव्रता पर जो है डिपेंड करता है। समुद्र के पानी के नीचे होने वाले भूकंप जो है भूकंपन को सागरीय कंप कहते हैं। यानी पानी जो है समुद्र है उनके अंदर भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। भूकंप को भूकंप मापी के द्वारा नापा जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। 4 इकाई का भूकंप हल्का होता है
यानी ये भूकंप के प्रकार है। ध्यान रखना 4 इकाई का भूकंप कैसा होता है, हल्का, 5.5 का प्रबल, 6 इकाई से ऊपर का भूकंप विनाशकारी और 7 के जो ऊपर के भूकंप है वो सर्वनाशी होते हैं, यानी पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। ये भूकंप के प्रकार है। आगे बात समझ में, भूकंपों की उत्पत्ति का कारण पृथ्वी के अंदर की बनावट में उत्पन्न असंतुलन होता है, यानी पृथ्वी के अंदर अगर कोई असंतुलन हो जाता है उसकी वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। असंतुलित पृथ्वी या मानव निर्मित जलाशयों के दाब या विस्फोट आदि के कारण भी हो सकता है। वर्तमान में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है। भूकंप का वर्णन किसके आधार पर किया जाता है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर। हमने पूर्व में पढ़ा है कि पृथ्वी की सतह पर कितनी प्लेटें हैं, कितनी विवर्तनिक प्लेटें हैं, टोटल 29 प्लेटें हैं। इनमें से 6 प्रमुख हैं। हमने यह भी माना है कि प्लेटें धीरे धीरे गति करती रहती है। समस्त विवर्तनिक घटनाएं प्लेटों के किनारों पर होती है। प्लेटों के किनारे रचनात्मक, विनाशी, संरक्षित 3 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्लेट से मतलब है कि भूपर पट्टी पे जो चट्टानें पाई जा रही है उन्हें विवर्तनिक प्लेट कह रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी जो हमारी क्या हो रही है, क्रियाएं हो रही है, विवर्तनिक घटनाएं हो रही है, वो सब इन प्लेट्स के किनारों पर क्या होती है, इन चट्टानों के टुकड़ों के किनारे पर होती है। ठीक है, और इनके किनारे 3 तरीके के होते हैं। एक तो रचनात्मक, यानी जहां पर नए नए संरचनाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। विनाशी, यानी जहां पर संरचना चेंज होती रहती है, नष्ट होती रहती है। और तीसरी होती है संरक्षीय, मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विनाशकारी किनारों पर अधिक परिमाण के विनाशक भूकंप आते हैं। उत्तरी भारत, तिब्बत, नेपाल में भी भूकंप का कारण प्लेटों के टकराव को माना जाता है, यानी 2 प्लेटें आपस में क्या होती है, टकराती है, तब जाकर भूकंप आता है। कहाँ पर, नेपाल में, भारत के तिब्बत में। प्लेटों के किनारे विनाशी नहीं होने वाले भागों में भी भूकंप आते हैं, जिनकी व्याख्या मुश्किल होती है। भारत को भूकंप जोखिम के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ भाग सर्वाधिक जोखिम वाले माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना रहती है भूकंप आने की। फिर है पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को सबसे कम जोखिम वाला माना गया है, मतलब यहाँ बहुत रेयर चांस है भूकंप आने की। इस विभाजन की अवहेलना भी होती है, क्योंकि कई बार कोलकाता न्यूनतम जोखिम वाले क्षेत्र में होने पर भी 1737 में भयानक भूकंप आया था, जिसमें 3 लाख के लगभग क्या हो गए थे, लोग मारे गए थे। आगे बात समझ में, तो देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, आंतरिक विवर्तनीय शक्तियों में भूकंप। भूकंप में क्या होता है बेटा, भूकंप जो है वो आता है किस वजह से कि अंदर जो चट्टानें हैं वो आपस में क्या हुई है, टकरा गई है। तो इस प्लेस पे जहां पर ये टकराई है वहां उसमें से क्या आता है, कंपन पैदा हो जाता है। देखो आप अगर कोई भी प्लेट लेते हो, उसको अगर एक जगह से मारते हो तो वो चारों तरफ उसमें आपको तरंग सी फील होती है कि नहीं होती है ना। तो आप कागज रख के देख सकते हो कि एक प्लेट लेना और उस पर एक जगह इकट्ठा कर देना और उसको नीचे से मारना, वो कागज ऐसे वाइब्रेट होकर इधर उधर फैल जाएंगे। तो ये जो जहां पर चट्टानें टकराई है, अंदर हलचल जो होती है वो होती है, यानी चट्टानें एक दूसरे से दूर खिसकती है। हलचल होने का मतलब है अंदर की जो चट्टानें होती है वो एक दूसरे से दूर चली जाए या फिर एक दूसरे से क्या हो जाए, टकरा जाए। यहाँ टकराने से कंपन पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ये कंपन ऊपर भी महसूस किए जाते हैं और ऊपर की धरातल जो है वो चेंज हो जाती है, तो वही भूकंप होता है, यानी पृथ्वी का कांपना। क्या कहलाएगा, भूकंप। अब ये चीज सेंटर से शुरू होते हैं, ये वाइब्रेशन जहां से शुरू होते हैं अंदर की तरफ पृथ्वी के धरातल के अंदर, उसे क्या कहा जाता है बेटा, एपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, फिर भूकंप को मापा जाता है किसके ऊपर, रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। ठीक है, और भूकंप किस बात पे निर्भर करता है कि अंदर की हलचल तेज हुई है तो तेज भूकंप आएगा, यानी चट्टानें अगर धीरे से टकराएगी तो कम भूकंप आएगा, लेकिन अगर तेजी से टकराएगी तो तेज भूकंप आएगा। ठीक है, और ये अगर एपिसेंटर मान लो दूर है, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है, कंपन जहां से उत्पन्न हुआ है दूर है, तो वाइब्रेशन कम फील होगी, लेकिन ये पृथ्वी के धरातल के बिल्कुल पास है तो ये कंपन ज्यादा फील होंगे और ज्यादा तेज क्या आएगा, भूकंप आएगा। इसके अलावा भूकंप जो है उसकी तीव्रता के आधार पर क्या किए गए हैं, कुछ प्रकारों में बांट दिए गए हैं। वो प्रकार अभी हम लोगों ने क्या किए थे,
देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर 4 इकाई का भूकंप है तो हल्का होता है, 5.5 का है तो प्रबल है, 6 इकाई के ऊपर का भूकंप विनाशकारी और 7 के अगर इकाई के ऊपर का भूकंप है तो सर्वनाशी होता है। आगे बात समझ में। फिर आता है नेक्स्ट, आंतरिक विवर्तनिक घटनाओं में सुनामी। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण उत्पन्न विनाशक घटनाओं में एक सुनामी भी है। सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती है। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र के अंदर। और सुनामी के अंदर क्या होती है? ऊंची ऊंची क्या उठती है? समुद्र में लहरें उठती है। ये लहरें तटीय क्षेत्र में भारी, अगर मान लो ये लहरें इतनी ऊंची है कि यहाँ पर जो है घर आया, वो घर बना हुआ है ना, ये घर बना हुआ है और ये लहरें इसके ऊपर आ गई तो साथ में क्या होगी? इस घर को बहा के ले जाएगी। आगे बात समझ में। तो इससे जनमाल की क्या होती है? हानि होती है। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूकंपीय सागर लहर। सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण सागर तल में आया 7 इकाई का से अधिक का भूकंप है। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि समुद्र के अंदर भी क्या आता है? भूकंप। और अगर ये भूकंप आया कितना? 7 इकाई का, तो जो है वो क्या होती है? सुनामी आती है। आगे बात समझ में। जिसका अर्थ भूकंप सागर लहर। सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप है। उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में गहरे समुद्र की ओर तथा किनारे की ओर चलती है। यानी सुनामी जो है वो 2 तरीके से चलती है। एक तो क्या हो रही है? देखो ये समुद्र है तो एक तो चलेगी किनारे की ओर, ठीक है, सुनामी की लहरें, और एक चलेगी नीचे अंदर की ओर। ठीक है, तो उत्पन्न केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में चलती है, एक तो गहरे समुद्र की ओर तथा दूसरी किनारे की ओर चलती है। किनारों की ओर चलने वाली सुनामी ही विनाश लाती है। क्यों? क्योंकि ये समुद्र का किनारा है, ये किनारे पे जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जितने भी घर है, जीव जंतु रहते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। सुनामी के साथ बहकर आने वाला मलबा आदि तट में पहुंचकर अंदर तक जो है मार करते हैं। यानी ये अपने साथ एक घर जो भी बहा के लेके जाएगी वो नीचे जो है नुकसान ही पहुंचाएगी जानवरों को। पहले सुनामी की पूर्व सूचना देने के अच्छे साधन नहीं थे, लेकिन अब नए साधनों के कारण बहुत पहले ही सुनामी आने का हमें क्या होता है? पता चल जाता है। इससे खतरे वाले क्षेत्र को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाया जा सकता है, मगर अचल संपत्ति को तो नुकसान होता है। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के धोलावीरा में समुद्र में डूबा बंदरगाह खोज निकाला है। ठीक है, अध्ययन से अभ्यास मिलता है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर 1500 वर्ष पूर्व सुनामी जैसे किसी समुद्री तूफान के कारण ही क्या हो गया था? दब गया था। जब पूरे पूरे बंदरगाह को सुनामी जो है वो अपने जो है नष्ट कर देती है। यहाँ मिली 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार को इस भाग का क्या किया है? हाँ, यहाँ मिली 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार को इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि उस काल में भारतीयों को सुनामी जैसे विनाशकारी तूफानों से निपटने का प्रयास करना आता था। यानी इन्होंने क्या कर रखा था? ये बंदरगाह हालांकि डूब गया, लेकिन इस बंदरगाह के चारों ओर इन्होंने क्या कर रखी थी? दीवार बना रखी थी, जिससे पता चलता है कि लोगों को उस समय के जो लोग थे उन्हें जो है वो लड़ना आता है, जो जो भी विनाशकारी जो घटनाएं हैं उनसे। तो देखो सुनामी क्या होता है? सुनामी समझा लेती हूँ आपको। क्या होता है? समुद्र जो है ना, समुद्र के अंदर 7 इकाई से अधिक का क्या आता है? भूकंप आता है, जिसकी वजह से समुद्र की लहरें जो होती है एक तो किनारे की ओर चली जाती है और एक अंदर की ओर गमन करती है, यानी अंदर सागर के अंदर जाती है। तो जो किनारे के ऊपर जाती है वो क्या करती है? जान माल की हानि करती है, क्योंकि किनारों के ऊपर समुद्र के किनारे पर आपको पता है मुंबई पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है। अगर समुद्र से पूरा पानी निकल कर बाहर आ जाए तो पूरा मुंबई क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो समुद्र जो है समुद्र में जो भूकंप आता है उसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठती है, और जो किनारे पर लहरें जाती हैं उनकी वजह से पूरा जो जनमाल है वो लहरों के साथ ये लहरें जाती है और वापस आती है, तो अपने साथ सारे जो भी पूरा जो एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनको साथ में बहा के लेके समुद्र में आ जाती है। आगे बात समझ में। तो ये सुनामी जो है वो काफी विनाशकारी होती
है ना। तो जो गुजरात में एक बंदरगाह है वो प्राप्त किया गया था और उसने उन लोगों ने दीवार भी बना रखी थी, हालांकि वो नष्ट हो गए, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था। उन्हें पता था कि सुनामी जैसी कोई विनाशक घटना आती है, इसीलिए उन्होंने भी क्या कर रखी थी, दीवार बना रखी थी, है ना, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट, सृजनात्मक एवं विनाशक प्राकृतिक बल। पृथ्वी की धरातल पर दो प्रकार की शक्तियां हर समय कार्य करती है। शक्तियों का एक समूह धरातल पर नए रूपों जैसे पर्वत आदि को बनाने में सहयोग करता है। सृजनात्मक यानी निर्माण करने वाली, विनाशक यानी नष्ट करने वाली। तो दो शक्तियां काम करती, एक जो पर्वत पहाड़ आदि को क्या करती है, बनाती है, दूसरा समूह जो पर्वत आदि का क्या करता है, विनाश कर देता है। तो दो तरीके की जो शक्तियां हैं वो काम करती है पृथ्वी धरातल पे। भूगर्भिक धरातल के अंदर की शक्तियां धरातल पर नया निर्माण करती है, यानी जो शक्तियां अंदर से काम करती है वो क्या करती है, नई चीजों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जो बाहर जो शक्तियां हैं वो क्या कर रही है, जो चीजें बनी हुई है उनको क्या करेगी, नष्ट करेगी, और अंदर वाली क्या करेगी, निर्माण करेगी। आगे बात समझ में, जैसे कि कई कोई स्थल भाग जल के बाहर निकलने लगता है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां उन पर अपना प्रवाह करने लगती हैं, इसका प्रयास उन पर उठती संरचनाओं को समतल करने में करती है। तो ये सारी चीजें हो गई, मतलब दो शक्तियां काम कर रही है। बाह्य बाह्य जो है वो क्या करेगी, जो भी बाहर बनी हुई चीजें हैं उनको क्या करेगी, नष्ट करेगी, ये चीज ध्यान रखना। और अंदर की जो शक्तियां काम करती है वो क्या करेगी, नई जो संरचना है उनका सृजन करेगी, मतलब निर्माण करेगी। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक जो है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां।